आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईए, एक्टिवेशन एनर्जी पता करो। सेकंड, एक कल भी क्वेश्चन दिया था आपको कोई, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, उसका किया क्वेश्चन? नो सर। Yes, ऑन sir. इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 27 to 37, rate become double, कैलकुलेट एक्टिवेशन इन कैलोरी। आर की वैल्यू दी हुई है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन 27 डिग्री। पहले का जो अरहीनियस इक्वेशन है उससे रिलेट कर लो। यस सर। सर हाँ जी, फर्स्ट का आंसर 267 किलो जूल्स आ रहा है। यस सर। हाँ वो सॉल्व कर लो, मैं भी करके दिखाता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वो आर की वैल्यू पर मोल में दी है कैलोरीज में? क्या कैलोरीज में? सेकंड में। ओके सर। सर पहले में हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 RT। It means it must be equal to 14,000. तो EA बाय 2.303 R इज इक्वल टू 14,000। अब R की वैल्यू क्या भरनी है, डिपेंड करता है। अगर आप कैलोरीज में बताना चाहते हो तो 2 ले लो, कैलोरीज में आ जाएगा। अगर आप जाउज में बताना चाहते हो तो 8.314 ले लो, जाउज में आ जाएगा। तो जो भी आपको चाहिए वो आर की वैल्यू भर सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर टेम्परेचर 27 से 37 हम इंक्रीज कर दें, आर की वैल्यू इतनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी? तो log 2 हो गया इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, R की वैल्यू 2
1/300 माइनस 1/310, इसे सॉल्व करने में log 2 होता है 0.3 इज इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएंगे बेटा दोनों क्वेश्चन, सही है? यस सर। हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल वाले में कोई एक्टिवेशन एनर्जी में कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। No, sir. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव इफेक्ट पढ़ लिया था हमने, और सिर्फ कोलिजन थ्योरी के बेस पे फैक्टर डिस्कस करेंगे, और पीछे जितने भी बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं कल वो सारे करके आओ। 27 या 28 आपके बोर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे, और उसके बाद मल्टीपल हैं। मल्टीपल में एक पैरेलल रिएक्शंस आएंगे, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये दोनों छोड़ के बाकी क्वेश्चन तुम करने स्टार्ट करो, ठीक है? फैक्टर्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक मैं और करवा रहा हूँ, छोटा सा पीछे रह गया हमारा। एक टॉपिक आएगा, व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स ऑर्डर रिएक्शंस हैं। फॉल्स ऑर्डर का मतलब होता है कि रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली देखने में तो हमें लग रही थी ज्यादा ऑर्डर होगा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली कम आता है। जैसे एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। अगर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाएं, कोई भी एस्टर ले लिया, आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाओ तो ये उल्टा है एस्टर बनाने से। अगर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो एक बन जाता है एसिटिक एसिड और एक बन जाता है इथेनॉल। ये एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल के होती है, एसिडिक मीडियम में। ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो ये आना चाहिए था कि रेट इज इक्वल टू के, एक पावर एस्टर की और एक पावर वाटर की। इट मींस ओवरऑल ऑर्डर एक्सपेक्टेड कितना है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज 1 इसका कम से कम 2 तो होना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट ने देखा तो इसका एक्चुअल ऑर्डर जो है ये 1 आ रहा है। अगर इसका एक्चुअल ऑर्डर 1 आ रहा है तो ऐसी ऑर्डर को हम कहते हैं स्यूडो, कि दिखने में कुछ हो रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ हो रहा है। इन्हें हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक्चुअल ऑर्डर अगर ज्यादा आता हो लेकिन एक्चुअल में 1 हो तो उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर स्यूडो फर्स्ट। हमें आ जाए व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, एक एग्जांपल तो ये। रीजन आपको समझ आ रहा होगा, रीजन इसलिए क्योंकि वाटर क्या है, वाटर जनरली लार्ज अमाउंट में हम डाल देते हैं। वाटर डालते हुए हम कभी मेजर नहीं करते कि 1 मोल या 2 मोल। वाटर हमने एक बीकर लिया और बीकर भर के डाल दिया, क्योंकि वाटर डालते हुए हमने कभी मेजर ही नहीं किया, सीधा बीकर भर के डाल दिया, जिसकी वजह से रेट हमने देखा कि वाटर की कंसंट्रेशन तो पहले से इतनी ज्यादा आपने डाल दी कि वाटर डबल करने से रेट डबल हो या ट्रिपल करने से रेट ट्रिपल हो, ऐसा होता नहीं है। जिसकी वजह से वाटर के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वाटर कम या ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं या फॉल्स ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, और आज हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे।
pseudo order reaction are those which have different order than expected। सोचते कुछ और है, एक्सपेक्टेड से डिफरेंट ऑर्डर है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्यूडो ऑर्डर। और पर्टिकुलर जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि आपको बताया सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये वाला, ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर माना जाता है। मींस रिएक्टेंट दिखने में तो दो हो, लेकिन रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करे? एक पे डिपेंड करे। ऐसी रिएक्शन को एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। और आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा और क्वेश्चन जैसे कंपटीशन में आते हैं वो वाला करवा रहा हूं। तो पहला तो हमें पूछा था व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन आ गई। एग्जांपल दे दो तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये तो हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। आगे इसके बारे में एक दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो नोट कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ही दिया जाए, मल्टीपल में खासकर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, लेकिन लिखा जाए इन बेसिक मीडियम, तो देन इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, देन इट इज सेकंड ऑर्डर। अब बेसिक मीडियम में हम ऑर्गेनिक में सीखेंगे वैसे तो डिटेल के। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ये होती है कि एस्टर में अगर आप बेस डाल देते हो NaOH, तो एक तो बन जाता है सोडियम एसिटेट, एक बन जाता है इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में एसिड डालते हैं, कैटलिस्ट तो ऊपर लिखा जाता है, थोड़ा सा डालते हो आप, बेस डालते हो तो NaOH की अमाउंट तो मेजर करके डालनी पड़ेगी। ये कौन सा वाटर है? वाटर तो हम इक्विलिब्रियम में भी छोड़ देते थे, आपको याद होगा। वाटर की भी उसकी कंसंट्रेशन एक्सेस होती है, जिसकी वजह से इसका रेट आपको ऐसे ही लिखना है, रेट इज इक्वल टू K, 1 पावर एस्टर और 1 पावर किसका? NaOH। तो ये सेकंड ऑर्डर है। तो दोनों मल्टीपल का क्वेश्चन हो गया। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हाइड्रोलिसिस है, सेकंड ऑर्डर भी हाइड्रोलिसिस है, लेकिन फर्क है, एक एसिडिक मीडियम बोला जाएगा, एक बेसिक मीडियम बोला जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हमने पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट आपको बताया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी टाइम के साथ, लेकिन रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का क्या रहता है? सेम। या जीरो ऑर्डर का क्या रहता है? सेम। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, K इज independent of concentration, but in case of pseudo first order reaction या pseudo order reactions, pseudo first order इसलिए बोल रहा हूँ हमारे सिलेबस में ज्यादा pseudo first order ही है, जनरल टॉपिक हो गया pseudo order। in case of pseudo first order reactions, K depends on concentration। इसमें K डिपेंड करता है, कैसे? क्योंकि रेट इज इक्वल टू K एस्टर एंड वाटर की पावर 1 है। अगर तो वाटर की कंसंट्रेशन आपने लो डाली है, याद रखो, आपको कह दे कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की भी कम है, 10 मोल ऐसे बोल के दे कि 10 मोल एस्टर के 10 मोल वाटर के, फिर वाटर नहीं छोड़ना। लेकिन अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में है एक्सेस में, तो फिर हम मान लेंगे कि इसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से K देख लो, K रेट अपॉन एस्टर भी हो सकता है, K रेट अपॉन एस्टर एंड वाटर भी हो सकता है। ये सारा किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो K यहाँ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनका K कभी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है? तो हम कहेंगे ये एक रिएक्शन है जिसका K
कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। कर लोगे बेटा ये? अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्योंकि ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका कैलकुलेशन भी सीख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ के फॉर सीडो फर्स्ट ऑर्डर। इस सेक्शन का एक न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, इसके भी क्वेश्चन मिलेंगे कि हमें एस्टर दिया हुआ है, एस्टर में डाल रखा है वाटर, इससे बनता है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। तो इसका क्वेश्चन हमें एक टाइट्रेंट वाले आपको बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर के कुछ रिएक्शन ऐसे दिए हुए हैं हमें जिनमें हम टाइट्रेंट यूज करते हैं। तो इसमें एसिटिक एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं NaOH से, एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन होगा। वॉल्यूम ऑफ NaOH टाइम t 0 पे तो 0 ही है, लेकिन टाइम t पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम लगा है Vt, और टाइम इन्फिनिटी पे वॉल्यूम लगा है V इन्फिनिटी। हमें कहता है K लिख के दिखाओ फर्स्ट ऑर्डर का। K जो होता है 2.303 बाई टी लॉग A नॉट बाई A। तो हमें एक इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए और एक फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर ऐसे हम करें एस्टर प्लस वाटर, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, इनकी रिएक्शंस करें तो यहाँ हमें इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन भरनी हो तो हम कैसे करें? हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH जो दिया जा रहा है वो इसका वॉल्यूम है, क्योंकि NaOH किससे रिएक्ट करेगा? एसिटिक एसिड से। लेकिन हमें तो इसका चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए होता है? एक तो टाइम t 0 पे A चाहिए, एक टाइम t पे A माइनस एक्स चाहिए। हमें दो चीजें चाहिए, A एंड A माइनस एक्स। A है, A माइनस एक्स है। इनिशियल कंसंट्रेशन A है, फाइनल कितनी है? A माइनस। हमें दो चीजें चाहिए। अब ये दो चीजें आप कैसे निकालोगे? इनिशियल कंसंट्रेशन t 0 है तो A है, टाइम t पे A माइनस एक्स हो गया तो ये कितना बना? x। ये कितना बना? x। इसका मतलब जो t टाइम पे वॉल्यूम Vt बना है, ये Vt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? t टाइम पे x बना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x के। ठीक है। अब अगर आप a भी निकाल दो तो a और x दोनों पता चल जाए तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। a कैसे निकलेगा? यहाँ देख लो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर कोई ऐसा टाइम मान ले इन्फिनिटी टाइम दिया हो तो इनफाइनाइट का मतलब है एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अगर रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई तो मान के चलोगे 0 रह गया। अगर ये 0 रह गया तो ये सारे का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, A बन गया। ये सारे का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, A बन गया। इसका मतलब एसिटिक एसिड भी A बनेगा और इथेनॉल भी कितना बनेगा? A। अब V इन्फिनिटी पे एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जो वॉल्यूम लगा NaOH का वो है V इन्फिनिटी। बताओ ये V इन्फिनिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्योंकि ये तो खत्म हो गया सारा इन्फिनिटी पे, जितना भी था सारे का सारा ये बन गया। इट मीन जितना एसिटिक एसिड बना इन्फिनिट टाइम पे वो मान के चलते हैं कि वो किसके इक्वल था ऑलमोस्ट। अगर ये पहले 10 मोल थे तो ये 10 बने होंगे, अगर ये 20 थे तो ये कितने बने होंगे? 20। इट मीन आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड जो बना है जब रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई A बना है। A क्या है? इनिशियल। और इसे हमने कैसे पता लगाया? NaOH कितना लगा? V इन्फिनिटी। तो NaOH का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इट मींस एक हमें A पता चल गया, एक क्या पता चल गया? X पता चल गया। ये वैल्यूज मैं यहाँ भर देता हूँ तो देख लो क्या आएगा। K = 2.303 बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। A की जगह क्या लिख देंगे? V इन्फिनिटी। नीचे लिख देंगे V इन्फिनिटी माइनस V। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले दिए हुए हैं पीछे मल्टीपल में कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर आपको वैल्यू दी जाएगी कि V इन्फिनिटी 100 ml है, VT 40 ml है, 20 मिनट का टाइम है, बताओ रेट को।
SO2 का बताया था, एक ये बता दिया। इन दोनों में फर्क क्या है, उसमें H2O2 में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने चेक की थी, इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेक की है। हो जाएगा बेटा, इसे नोट कर लो। तो अलग से एक टॉपिक हमने पढ़ा छोटा सा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है नहीं थे, सेकंड ऑर्डर थे, लेकिन एक की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर पे कोई असर ही नहीं होगा, तो हम उसे छोड़ देते हैं रेट के एक्सप्रेशन में। हमें लगता है रेट उस पर डिपेंड नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जो आपको याद रखना है। और भी होंगी लेकिन हमें ये याद रखना है। और ऐसे कि आपको कह देगा कि इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में है, तो वो जो एक्सेस है वो छोड़ के आप फर्स्ट ऑर्डर बना लोगे। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में अगर है फिर नहीं है, तो लास्ट के निकालना कैसे है, इसका एक फॉर्मूला आपको लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलें। इसी में एक चीज और करवा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ के फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें एक थोड़ा सा सेकंड केस बना लो, थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यही वाली रिएक्शन में NaS से हम टाइट्रेशन भी कर रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। हमें क्या दे दिया कि इसमें थोड़ा सा HCl भी डाला है, जो क्या काम करता है, कैटलिस्ट। अब HCl डालने से क्या चेंज हो जाएगा, के की एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, के का एक्सप्रेशन हमने लिखा V infinity अपॉन V infinity माइनस VT, इसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये चेक करते हैं। अब ये कैसे चेक करेंगे, अगर HCl भी डाला हुआ है, इसका मतलब एट टाइम t0, जब टाइम 0 होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH विल नॉट बी 0। ये बात समझ आई। अगर टाइम 0 होगा तो वॉल्यूम ऑफ NaOH विल नॉट बी 0। रीजन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ NaOH HCl को न्यूट्रलाइज करने में लगेगा। अगर HCl को न्यूट्रलाइज करने में लगेगा वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ एसिटिक एसिड का हिस्सा चाहिए। क्योंकि मुझे तो ये जो A दिया था A माइनस एक्स, ये x और ये x, मुझे तो ये पता है कि 0 हो जाएगा टाइम इन्फिनिटी पे, ये टाइम t पे, और ये कितना बन जाएगा, A बन जाएगा A। इसका मतलब मुझे सिर्फ एसिटिक एसिड का हिस्सा चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH HCl को भी न्यूट्रलाइज करने में लगेगा, दोनों को लगेगा, दोनों को न्यूट्रलाइज करने में लगेगा, तो एसिटिक एसिड का हिस्सा कैसे निकलेगा कि जितना वॉल्यूम तुम्हारा यूज हो रहा है NaOH का, उसमें से ये माइनस कर दो। कौन सा वॉल्यूम, तो अब ये ट्राई करो बेटा, कैसे क्या फर्क पड़ेगा इसमें, क्या फर्क पड़ेगा। अगर वॉल्यूम NaOH का यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो मान लो वॉल्यूम टाइम t0 पे भी दिया हुआ है कि वॉल्यूम टाइम t0 पे V0 है, तो ये वॉल्यूम किसका है, मान के चलो वॉल्यूम HCl का है। और अगर HCl का है तो हमें एसिटिक एसिड का वॉल्यूम जितना भी दिया जाएगा वॉल्यूम NaOH का, एसिटिक एसिड का ऐसे निकलेगा कि जितना टोटल NaOH का, उसमें से क्या माइनस करते जाओ, HCl का। इट मींस टाइम t पे
जो VT दिया जाएगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ HCl अब और आवाज आ रही है बेटा मेरी अभी? यस Yes, सर sir. सर फर्क पड़ेगा। हमें ये वॉल्यूम सिर्फ एसिटिक एसिड का चाहिए, तो मैं एसिटिक एसिड का कैसे करूं? ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड क्या है? एक्स। मुझे तो एक्स चाहिए, ये एक्स है। तो बताओ एक्स कैसे निकलेगा? एक्स इज इक्वल टू वी टी माइनस वी जीरो। और ऐसे भी जब टाइम लास्ट खत्म हो जाएगा इन्फिनिटी, तो वी इन्फिनिटी जो होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस किसका वॉल्यूम है? एसिटिक एसिड का। और ये एसिटिक एसिड का वॉल्यूम एक्चुअली ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ वॉल्यूम एसिटिक एसिड की जगह मैं ये भी कर सकता हूँ कि जब इन्फिनिटी आ गया तो ए होगा, किसका वॉल्यूम होगा? एस्टर का। तो मैं ऐसे लिख दूं वॉल्यूम ऑफ एस्टर। तो ये वॉल्यूम ऑफ एस्टर मींस ए आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा? जितना वी इन्फिनिटी है उसमें से क्या माइनस करना है? मींस पहले वाले क्वेश्चन से सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि एक्स में भी V0 माइनस करना पड़ा, ए में भी V0 माइनस करना पड़ा, दोनों में V0 माइनस करने पड़े। अगर V0 माइनस करने पड़े तो आपका K का एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा? K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए क्या है? V इन्फिनिटी माइनस V0। नीचे चाहिए A माइनस एक्स, मैं अलग से कर देता हूँ A माइनस एक्स। ए है V इन्फिनिटी माइनस V0 माइनस VT माइनस V0। और ये कितना हो गया? V इन्फिनिटी माइनस V0, ये माइनस खोल दिया, ओपन किया, ये प्लस का आ गया, V0 कट गया, ये कितना आ गया? V इन्फिनिटी माइनस VT। तो इस तरह इसी क्वेश्चन के दो अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे। ध्यान रखना कि आपको HCl के बारे में बताया जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर HCl का रोल दिया बीच में तो डिफरेंट होगा, अगर HCl नहीं दिया तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का फर्क है। तो ये हमारा एक टॉपिक आज जो कवर किया दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। HCl नहीं दिया तो सीधा आ जाएगा V इन्फिनिटी बाय V0 बाय V इन्फिनिटी वाला, अगर दिया है तो फिर ऐसे आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब आगे चलते हैं। देखो ये हमारा एक अलग से टॉपिक था, अब हम कल वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कोलिजन थ्योरी से रिलेट करके दो आपको कल क्वांटिटेटिव बता दिए। एक तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है, एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, एक्टिवेशन मिल जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जबकि दूसरी ओर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को वैसे ही कम कर देगा क्योंकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एक्टिवेशन भी कम हो जाएगी, जिससे कैटलिस्ट उसे फास्ट बना सकता है।
ठीक है, तो 2 फैक्टर हमने कर लिए थे। बाकी उसके बिना सिर्फ थ्योरी का टॉपिक रह गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। और कौन कौन से रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं और क्या रीजन है। जैसे पहला है, हमें पूछा था कि कंसंट्रेशन का रेट पे क्या असर है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ऑब्वियसली रेट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? तो जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आपको पता है कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रेट कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। सिर्फ एक कंसंट्रेशन ऐसा फैक्टर है जिससे के पे कोई असर नहीं होगा, एक्सेप्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में। बाकी सब में कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट डायरेक्ट इंक्रीज होगा। अगर हमें कहता है जी एक्सप्लेन करो, तो सीधा बताओ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा। सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा टेम्परेचर, कल पढ़ लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, रीजन टेम्परेचर प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। सो मोर मॉलिक्यूल्स मेक इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादातर बनाएंगे, जिसकी वजह से रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड, कैटलिस्ट हमने पढ़ लिया था। कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, मैं पॉजिटिव की बात करूंगा हमेशा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, रीजन क्या है? रीजन इज ऑन एडिंग कैटलिस्ट फिर से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है एंड इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं कि आपको ऐसे आ जाएगा तो इकट्ठा आ जाएगा क्या क्या फैक्टर्स हैं 3 नंबर में बताओ, रेट को इफेक्ट करते हैं, या एक एक नंबर में कि टेम्परेचर कैसे करता है, ये कैसे करता है, ये लगते हैं। और इसके बिना 2 फैक्टर और ऐड करने हैं इनमें। फोर्थ ऐड कर लो, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा बेटा तो भी रेट बढ़ जाती है, रीजन अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सीएफ में क्या लिख रहा हूँ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी एंड सो डज रेट, इसीलिए रेट भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट बढ़ने वाले एग्जांपल, पहला एग्जांपल है कि शुगर जो है वो अगर पाउडर बना लोगे वो जल्दी डिसॉल्व होगा। पाउडर शुगर डिसॉल्व फास्टर। तो आप कह सकते हो कि पाउडर शुगर में क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पाउडर शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड, स्मॉल पीसेस ऑफ वुड बर्न फास्टर देन ए बिगर पीस ऑफ वुड। बड़ा टुकड़ा ले लिया लकड़ी का, इसके छोटे छोटे हिस्से काट दिए। छोटे छोटे हिस्से जो काटोगे वो जल्दी बलते हैं, वो जल्दी बर्न होते हैं। रीजन, क्योंकि अगर ये छोटे पीसेस हो जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो भी रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर में आपको आ सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया से ज्यादा होता है। और लास्ट एक फैक्टर है, कंसंट्रेशन बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिवेटेड कोलिजन बढ़ जाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। कैटलिस्ट से भी इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, सरफेस एरिया से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। स्मॉल पीसेस और पाउडर वाला याद रखना है। और लास्ट एक फैक्टर लिख लो इसमें, लाइट। कुछ रिएक्शन हमने पढ़ी हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से लाइट से भी रेट जनरली बढ़ जाता है। और इसका रीजन क्या दोगे, हमें पता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और लाइट से रेट कैसे बढ़ेगी, लाइट कैन प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। लाइट क्या देगा, एक्टिवेशन।
तो लाइट पड़ने से भी एनर्जी मिली। उस एनर्जी से जैसे हम करते थे, ये वाला एग्जांपल देखना, मान लो मिथेन और क्लोरीन वाला रिएक्शन था, मिथेन प्लस क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl बनता है। तो इसमें क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने लाइट डाली, लाइट डालने से इसे बॉन्ड एनर्जी मिली, जिससे क्लोरीन रेडिकल बन गए तो आगे रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई थी। इस वजह से लाइट ज्यादातर रिएक्शन फास्ट इसलिए करती है क्योंकि रेडिकल पैदा करती है, तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिससे रेट डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बिना इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और सबसे बड़ी बात, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। कुछ रिएक्टेंट इनर्ट हैं, कुछ रिएक्टेंट बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन से बर्निंग होती नहीं है, कितना भी हीट करते रहो बहुत स्लो रिएक्शन होता है। लेकिन अगर यही CO की रिएक्शन करें तो CO ऑक्सीजन से बहुत जल्दी फास्ट रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब नेचर पे भी डिपेंड करती है कि कोई रिएक्टेंट आपस में कितना जल्दी उनकी कंपैटिबिलिटी है, केमिकल एक्टिविटी है, कितना जल्दी बॉन्ड टूट जाते हैं। जितना जल्दी बॉन्ड टूट जाते हैं उतना जल्दी वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसका मतलब टोटल आप 6 फैक्टर भी बना सकते हो कि 6 फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक एक नंबर में सिंपल सा टॉपिक है कि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें से, नहीं भी बताता आपको, वैसे बोल के बता देता भी कंसंट्रेशन से, इसलिए तो भी आप समझ आते, लेकिन लिख लो चलो। हो जाएगा बेटा ये भी टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आपको आज टॉपिक करवाया, और करवा रहा हूँ। एक टॉपिक आपका बुक पढ़ते हुए आपको मिला होगा मॉलिक्यूलरिटी। यस सर। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक ये भी थोड़ा सा अलग से टॉपिक है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है, बोर्ड लेवल का है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बोर्ड। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में आगे जो टॉपिक करवाए वो मल्टीपल। मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? ऑर्डर से पहले मान के चलो पुराने टाइम में मॉलिक्यूलरिटी टर्म ज्यादा यूज होता था। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई रिएक्शन हमने करवाना है, मान लो HCl बनाना है, तो हमें पता है कि HCl बनाने के लिए कोलिजन थ्योरी के ऊपर बेस चाहिए, तभी अभी पढ़ा रहा हूँ, बुक वाले तो कहीं भी लिख देते हैं। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली HCl बनने के लिए जरूरी है कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक किसका मॉलिक्यूल, क्लोरीन का, कम से कम ये दोनों आपस में टकराएं। जब तक ये दोनों आपस में नहीं टकराएंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली कितने मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे टकराने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जैसे इसमें मुझे पता है कि कम से कम एक H2 एक Cl2, कितने मॉलिक्यूल टकराएं तभी प्रोडक्ट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी मानी जाएगी, 2। लेकिन कई बार मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा भी हो सकती है। मान लो मुझे A+3B से AB3 बनाना है, या A+2B से AB2 बनाना है, तो ऐसे केसेस में मॉलिक्यूलरिटी आपको नजर आ रहा है कि हम प्रोडक्ट देख के अगर बताएं
तो मुझे पता है कि AB3 तभी बनेगा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब एक ए के साथ कितने बी टकराए, कम से कम 3 टकराए। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, एक ए 3 बी 4। इट मींस मॉलिक्युलरिटी सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको रिएक्शन लिख के दिया है, उनके कोफिशिएंट से आप उसकी मॉलिक्युलरिटी इजीली बता सकते हो कि इतना। AB2 बनाने के लिए कितने लगेंगे, ए के 2 बी, ए के 2 बी का मतलब कम से कम 1 और 2 3 मॉलिक्यूल टकराएंगे तभी जाके AB2 बनेगा। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होएगी, 3। तो ये मॉलिक्युलरिटी है, सिंपल सा फिनोमेना है। डेफिनेशन क्या है मॉलिक्युलरिटी की, मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए जो एक ही टाइम पे टकराएं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी। आगे इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं मॉलिक्युलरिटी के लिए। पहला, इट डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, यस। दूसरा, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्योंकि मॉलिक्यूल हाफ नहीं होगा, है ना। हम कभी ऐसे बात नहीं करेंगे कि इसके लिए हाफ मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे CO प्लस हाफ O2 मिलके CO2 बनाते हैं, लेकिन मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 ही बताऊंगा, क्योंकि एक CO कम से कम एक O2 आएगा, इधर से CO आएगा, इधर से O2, तभी CO2 बनेगा। इसका मतलब इसके लिए आप 1.5 नहीं लिखोगे, मॉलिक्युलरिटी कितनी लिखोगे, 2। तो नियरेस्ट होल नंबर लिखा जाता है, इसलिए इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी। ठीक है, तो हम अपने आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट देख के, होल नंबर रहेगी। और थर्ड, हायर मॉलिक्युलरिटी दैट इज मोर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर। बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्युलरिटी वाले रिएक्शन रेयर हैं, वो जल्दी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं, कोलिजन थ्योरी भी कहती है कि बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक टाइम पे 2 जाने टकराएं। हम कहीं भीड़ में जा रहे हैं, कहीं क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम 2 जाने टकराएं, कि उधर से इधर से हम टकरा गए। रेयर है कि 3 जाने टकराएं, और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस हैं कि कितनी भी भीड़ हो, एक ही टाइम पे 4 या 5 टकरा जाएं, है ना। तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, जिसकी वजह से 3 या उससे ज्यादा मॉलिक्युलरिटी वाली रिएक्शन है वो क्या है, रेयर। तो पहले क्रम मॉलिक्युलरिटी चलता था, इसीलिए कई जगह आपको अभी भी लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर की जगह शायद मिल जाए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो वो यूनिमॉलिक्यूलर को फर्स्ट ऑर्डर बनाया गया बाद में, पहले क्रम मॉलिक्युलरिटी चलती थी। मॉलिक्युलरिटी फिर से थ्योरेटिकल बेसिस था सारा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली। आजकल हमने इसे एक्सपेरिमेंटल बेस कर लिया, जिसे क्या कह दिया गया, ऑर्डर। ठीक है, तो एक मॉलिक्युलरिटी है, सिंपल सा ड्रम है, सिंपल क्वेश्चन है। और मैक्सिमम जो इसमें से क्वेश्चन आता है लास्ट, तुम खुद ट्राई करो कि मॉलिक्युलरिटी पहले क्रम चलती थी, अब इसकी जगह ले ली ऑर्डर ने। तो वो हमें पूछना चाहता है कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वो तुम खुद ट्राई करो बेटा, लिखो कॉपी पे, एक तरफ लिखो मॉलिक्युलरिटी और दूसरी तरफ लिखो ऑर्डर। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर? क्या तुम बता सकते हो मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर? चेक करो। What are differences between molecularity and order? एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी और दूसरी तरफ लिखेंगे ऑर्डर। तो पहले तो डेफिनेशन लिख दो मॉलिक्युलरिटी की। मॉलिक्युलरिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। जबकि ऑर्डर क्या है? इट इज पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें पावर्स को क्या कहा जाता था? ऑर्डर।
ऐसे कुछ और ट्राई करो, और बोलो क्या क्या हो सकते हैं। होल नंबर होल नंबर मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर ऑलवेज होल नंबर, जबकि इट मे बी जीरो फ्रैक्शनल। It can never be zero or negative. The order can be zero भी हैं जिनका पावर -1। कौन सा है जो कोएफिशिएंट से पता चल जाता है? मॉलिक्यूलरिटी जिसे लिखा जाता है। इट इज टोटली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल है, जबकि ये वाला टोटली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये हमें एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है। वैसे ये कुछ और भी है, कोई और चेक कर लो। डिफरेंसेस है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में। एक ये कह सकते हो आप, मॉलिक्यूलरिटी will not change with conditions। ऑर्डर हमने आज ही किया कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है अगर कंसंट्रेशन क्या ले लें, ज्यादा ले लें। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा ले लें तो ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी चेंज कंडीशन, जैसे कंसंट्रेशन की कंडीशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ले ली तो ऑर्डर चेंज। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लास्ट को भी मिल गया। कल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने सेकंड पार्ट चैप्टर का आज कंप्लीट किया, जिसमें था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी, उसके बेस पे था सारा। थर्ड पार्ट छोटा सा है, वो एक उसे हम कल कंप्लीट करेंगे। कार्तिक बोलो बेटा क्या है? कार्तिक जैन, चलो ये हो जाएगा सारा। और बात बताओ, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये बच्चे काफी क्लास लगा नहीं रहे, जैसे 110 120 के आसपास रहते हैं, जबकि दोनों बैचेस के मिला के बच्चे ज्यादा हैं। तो भाई अगर किसी को नहीं पता चला अभी तक, हमारा कोई फ्रेंड बता दो। जैसे अभी कल मेरे पास किसी का फोन आया, कल उसने ऐड किया है, वो कहता मुझे पता नहीं था क्लास चल रही है। आपके फ्रेंड है जिससे भी आपका कांटेक्ट है उन्हें बता दो कि उनका लॉस ना हो, क्योंकि हमारे 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया और काइनेटिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सर फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेफिनेशन लिखा है। पावर